एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंग के टीचर उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। असल में डोंग ने कुछ दिनों पहले एक फॉरेन कंपनी के लिए अपना रिज्यूम दिया होता है। पहले तो वो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन इस बार वो कंपनी डोंग को एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि डोंग को ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही जॉब मिल गई थी, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फ़ोन पर अपने मॉम डैड को भी बताता है। वो लोग डोंग से फिर शाओ के बारे में पूछते हैं और डोंग को समझाते हैं कि वो अपनी जॉब की वजह से शाओ को भी शंघाई में जॉब लेने के लिए फोर्स ना करे और उसे उसके डैड से एक बार डिस्कस करने के लिए कहे, जिस पर डोंग भी हाँ कर देता है। वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए शाओ को KFC लेकर चला जाता है, जिसके बाद हम सॉन्ग और वूफांग की बातों से जान पाते हैं कि वो लोग शाओ को लेकर टेंशन में थे, क्योंकि वो जानते थे कि जुआंग शाओ को सूजा से बाहर जॉब नहीं करने देगा, तो शाओ के लिए अपनी चॉइस की जॉब लेना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हम जुआंग को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में पेंगफाई पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि पेंगफाई ने वूफांग से इन्वेस्टमेंट लेकर एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर दी थी। इसीलिए जुआंग गुस्सा था, क्योंकि उसे ये सब इलीगल लग रहा था। लेकिन हुआंग पेंगफाई को सपोर्ट करती है और कहती है कि उसके पास बिजनेस माइंड है और एली में भी काफ़ी लोग उसे जेलस फील करते हैं, क्योंकि वो बिना पढ़ाई किए भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसी बीच जुआंग शाओ के बारे में भी हुआंग से पूछता है और ये क्लियर कर देता है कि वो शाओ को सूजा में ही जॉब दिलाएगा, क्योंकि घर के पास रहना और फैमिली के पास रहना ही बेस्ट और सेफ ऑप्शन है। जिसके लिए वो शाओ के साथ ये सब डिस्कस करने अगले दिन शंघाई भी जाते हैं, जहाँ शाओ ने बताती है कि वो तो अभी जॉब ढूंढ ही नहीं रही है और वो डोंग के घर गुआंगझो में एक फॉरेन कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती है। जो सुनकर जुआंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओ कोई स्टेबल जॉब नहीं कर रही है, वो सिर्फ डोंग और उसकी फैमिली की वजह से गुआंगझो जाना चाहती हैं। इसकी वजह से वो शाओ को ये भी कह देता है कि वो बहुत ही डिसोबीडियंट है और उसकी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो डोंग और उसकी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर वहाँ पर जाना चाहती है और अपने डैड की बात नहीं सुनना चाहती। जो सुनकर शाओ रोने लग जाती है और कहती है कि उसे किसी ने भी इन्फ्लुएंस नहीं किया है, ये डिसीजन उसके खुद का है। तभी टूनान भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो अपने डैड को गुस्से में देखकर डोंग को बाहर लेकर चला जाता है। डोंग भी दुखी होकर टूनान से कहता है कि वो अपना जॉब प्रपोजल रिजेक्ट करके शाओ के साथ सोजो में जॉब करने के लिए रेडी है, लेकिन टूनान उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कुछ दिन शांत रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद टूनान वापस से अपने मॉम डैड से बात करने जाता है और हुआंग उसे बोलती है कि वो दूसरे रूम में अपने डैड के साथ सो सकता है, ताकि हुआंग शाओ से अकेले में बात कर पाए। शाओ की मॉम फिर उसे समझाती है कि वो उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आज जो उसके डैड ने शाओ को कहा वो भी गलत नहीं था, क्योंकि शाओ सच में गुआंगझो इसीलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो बस डोंग से अलग नहीं होना चाहती थी और हुआंग बस उसे यही बताना चाहती थी कि अगर शाओ को वहाँ पर सच में कोई स्टेबल जॉब नहीं मिली तो वो आगे जाकर क्या करेगी, क्योंकि उसके मॉम डैड आज तक इसीलिए उसे इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे थे, उसे हर चीज़ इसलिए प्रोवाइड कर रहे थे ताकि शाओ एक अच्छी पोजीशन पर पहुँच पाए और अपना डिसीजन खुद ले पाए, ना कि कोई और उसके लिए डिसीजन ले। यही वजह थी कि उसके डैड इतना गुस्सा हो गए थे, क्योंकि एक तरीके से उनकी अब तक की सारी मेहनत और ड्रीम्स वेस्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ टूनान भी अपने डैड को यही समझा रहा था कि डोंग शाओ के लिए सूजा जॉब करने के लिए रेडी है, पर टूनान उसे ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि डोंग के लिए गुआंगझो में जॉब करना बेस्ट था, क्योंकि वो कंपनी उसे सोजो और शंघाई दोनों से काफ़ी ज़्यादा सैलरी दे रही थी। और टूनान भी चाहता था कि शाओ गुआंगझो में इंटर्नशिप करे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करे, क्योंकि उसे विश्वास था कि डोंग और उसकी फैमिली शाओ का अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन फिर भी जुआंग टूनान की बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसे अब भी यही लग रहा था कि टूनान और शाओ अपने मॉम डैड से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अगले दिन फिर हुआंग और जुआंग शाओ से बिना बात किए ही सूजो के लिए निकल जाते हैं और टूनान जुआंग का दिया हुआ लेटर शाओ को देता है, जिसमें सूजो यूनिवर्सिटी में जॉब इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग था। उसे देखकर शाओ वापस से रोने लग जाती है और कहती है कि वो डोंग से अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि अगर वो अलग हुए तो उन्हें ब्रेकअप करना पड़ेगा। ये सुनकर टूनान गुस्सा हो जाता है और शाओ को समझाता है कि अगर डोंग शाओ के लिए अपनी स्टेबल जॉब छोड़कर सूजो आ गया तो क्या शाओ को फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह से डोंग का भी करियर खराब होगा। और अगर वो यही सोचती है कि दूर रहने से उनका ब्रेकअप हो जाएगा तो वो बहुत गलत सोचती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग दूर रहकर भी अपना रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर
सकते क्योंकि वो दोनों स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते थे, तो उनके डिस्टेंस की वजह से उनका अफेक्ट होना पॉसिबल नहीं था। जिसके बाद टूनान भी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि डोंग ने अपनी मॉम को कॉल करके ये बता दिया था कि वो सूजो में जॉब करेगा, और इसमें सॉन्ग भी एग्री करती है और वूफांग से कहती है कि वो भी डोंग के साथ सूजो ही चली जाएगी। लेकिन वूफांग इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले सॉन्ग को थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ इंटरव्यू देने के लिए सूजो जाती है, और इंटरव्यू के बाद वो अपनी मॉम को फ़ोन भी करती है और उनसे बात करती है, पर उसकी मॉम अब भी उससे नाराज़ थी। इसलिए ना ही वो शाओ को घर डिनर के लिए बुलाती है और ना ही स्टेशन पर उसे ड्रॉप करने आती है। फिर शाओ वापस से शंघाई चली जाती है जहाँ डोंग उसे पिक करने आता है। जब ये दोनों यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो शाओ उसे बताती है कि उसकी मॉम ने उसे घर तक नहीं बुलाया क्योंकि शाओ ने सच में उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया, जबकि उसके मॉम डैड की सबसे ज़्यादा फेथ शाओ में ही था और वो लोग उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते थे। लेकिन अब उसकी मॉम उससे बात नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि ना ही वो अपने मॉम डैड से दूर होना चाहती थी और ना ही डोंग से ब्रेकअप करना चाहती थी। वो डोंग से बोलती है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि अगर वो लोग एक दूसरे से अलग भी रहेंगे तो कुछ टाइम में वो ट्रांसफ़र लेकर वापस से एक साथ रहने लग जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने शादी नहीं की तो अलग अलग जगह पर जॉब लेकर एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, जो कि वो दोनों ही नहीं चाहते थे। इसलिए अब डोंग भी अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और शाओ को शादी के लिए प्रपोज करके कहता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा, जहाँ शाओ भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करते हैं। फिर डोंग अपने डिपार्टमेंट में टीचर से मैरिज प्रोसीजर की बात करने के लिए जाता है, पर वो लोग डोंग की बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत कपल शादी की बात करते हैं और ब्रेकअप कर लेते हैं। इसकी वजह से डोंग को भी अप्रूवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी डोंग देखता है कि टीचर का बेटा उनसे आइसक्रीम की जिद कर रहा था, और क्योंकि जनरल स्टोर उनके ऑफिस से काफ़ी दूर था तो डोंग उन सभी लोगों के लिए शाओ से थर्मस लेकर उसमें आइसक्रीम स्टोर करके लेकर आता है और सेम प्राइस में उन्हें सेल करता है, जिसकी वजह से वो लोग डोंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें ऑफिस में बैठे बैठे आइसक्रीम मिल रही थी। और इम्प्रेस होकर वो डोंग को अप्रूवल भी दे देते हैं और शादी का पूरा प्रोसीजर समझा देते हैं, जिसके बाद डोंग और शाओ मैरिज ब्यूरो में शादी करने जाते हैं। वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जब दोनों बाहर आते हैं तो डोंग शाओ से बोलता है कि अब उसकी लाइफ की ओनली कॉमरेड है उसकी वाइफ शाओ, तो क्या वो डोंग को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती है, जिस पर शाओ भी हाँ कहती है। दोनों फिर टूनान के साथ डिनर करने जाते हैं और अभी उनकी शादी सीक्रेट थी, इसीलिए वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताते। अब वो खुशी खुशी एक दूसरे से अलग रह सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि फ्यूचर में उन्हें हमेशा साथ में ही रहना है। टूनान भी उन दोनों को खुश देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि आखिर में डोंग उसकी बात समझ गया था और वो ब्रेकअप नहीं कर रहे थे। इसके बाद डोंग शाओ को सूजो उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है और शाओ अकेले जाकर अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करवा देती है ताकि कहीं उसकी मॉम उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाने ना आए और उन्हें शाओ के सीक्रेट मैरिज के बारे में पता ना चल जाए। फिर शाओ घर आती है तो उसके डैड उसका सर्टिफिकेट देखने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही डोंग शाओ को बाहर बुला लेता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है क्योंकि पेंगफाई की कंपनी के पहले 2 शेयर होल्डर्स थे, डोंग और एक पेंगफाई। लेकिन अब डोंग ने शाओ को भी एक शेयर होल्डर बना दिया था ताकि जब आगे वो दोनों एक साथ रहेंगे तो शाओ अपने शेयर सेल करके डोंग के साथ शंघाई शिफ्ट हो जाएगी, जो देखकर शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि डोंग शाओ की अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था और उसके बारे में इतना कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ हम लीजिया को देखते हैं, वो अपने डैड और ब्रदर के साथ होती है क्योंकि उसे अपने लिए एक घर खरीदना था और प्लानिंग ब्यूरो से उसे अच्छी इनकम नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसके डैड भी उसे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जॉब देखने के लिए बोल रहे थे। इसीलिए लीजिया टूनान के साथ एक मीटिंग रखती है और उसे बताती है कि वो अभी भी इनकम को लेकर थोड़ा ज़्यादा टेंशन में है, इसीलिए वो टूनान के साथ डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाली है, जिसमें टूनान भी उसका साथ देता है और वो काफ़ी खुश भी होता है क्योंकि अब वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ को भी सूजो यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ डोंग भी अपनी जॉब में सेटल हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हर रोज़ लेटर लिखते थे और बहुत सारी बातें करते थे। बीच बीच में वो एक दूसरे को लेकर थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी मिस करते हैं,
जिसके बाद शाओ के सीनियर टीचर उसे हाउसिंग एलोकेशन का फॉर्म भी देते हैं, यानी कि अब वो अपना सेपरेट नए घर के लिए अप्लाई कर सकती थी क्योंकि वो मैरिड थी। अब ऐसे ही एक दिन शाओ के सीनियर टीचर ज़ुआंग से मिलते हैं। वो ज़ुआंग से डोंग के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें तो शाओ के मैरिज के बारे में पता था, लेकिन ये सुनकर ज़ुआंग काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है और शाओ को घर पर बात करने के लिए बुलाता है। शाओ काफ़ी डरी हुई थी, जिसकी वजह से वो घर के बाहर ही खड़ी रहती है और जब पेंगफाई घर पर आता है तो वो उसके साथ ही घर के अंदर जाती है। जब वो अपने डैड के सामने जाती है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और सारा ब्लेम डोंग पर डाल देते हैं कि वो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है, ज़रूर उसने शाओ को ऐसा करने के लिए इन्फ्लुएंस किया होगा। लेकिन यहाँ पर पेंगफाई डोंग की साइड लेता है और कहता है कि डोंग और शाओ ने कुछ गलत नहीं किया है, उन दोनों की सिचुएशन ही ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया, क्योंकि वो दोनों शाओ की फैमिली की वजह से ही अलग हो रहे थे। और डोंग इर्रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है क्योंकि उसने अपने शेयर्स भी शाओ के नाम कर दिए थे और वो शाओ और उसके फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचता था, जो सुनकर ज़ुआंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पेंगफाई और शाओ वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टूनान लीजिया के साथ डिनर कर रहा था, जहाँ टूनान का फ्रेंड भी होता है और बातों बातों में लीजिया को बता देता है कि कॉलेज टाइम में टूनान को अचानक से कुछ हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहने लग गया था, पर जब से लीजिया वापस आई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और आजकल काफ़ी एक्साइटेड रहता है। ये सुनकर टूनान अपने फ्रेंड को चुप रहने को कहता है। तभी टूनान को पेंगफाई का मैसेज आता है तो जल्दी से टूनान उसे कॉल बैक करता है और उसे शाओ की शादी और घर पर चल रही फाइट के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे ही रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत सारी बियर पीता है, जबकि वो कभी ड्रिंक भी नहीं करता था। इधर डोंग भी जब अपने घर पर ये बात बताता है तो सोंग और वूफांग उस पर गुस्सा करते हैं और जल्दी से सूजो जाने का प्लान करते हैं। डोंग भी अब यहाँ पर जिद करता है कि उसे भी शाओ को सपोर्ट करना है, इसीलिए वो भी वहाँ पर आएगा, लेकिन सोंग उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि डोंग के आने से ज़ुआंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो सकता था। इसीलिए वो डोंग को वापस से डॉर्मेट्री में चले जाने के लिए कहते हैं, जहाँ सोंग डोंग को रोक कर अकेले में समझाती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन डोंग को भी शांत रहना होगा और अगर शाओ उसे कॉल करे और गुस्से में कुछ भी बोले तब भी डोंग को उसे संभालना होगा और उसकी हर बात सुननी होगी, क्योंकि अभी डोंग की वजह से शाओ को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, इसीलिए डोंग पर ही उसका गुस्सा करना नॉर्मल होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ुआंग का गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। वो अपना मूड ठीक करने के लिए वीडियो गेम खेल रहा था, जहाँ हुआंग उससे पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे, तो ज़ुआंग उसे बताते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि शाओ ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो वो उसे फोर्सफुली बदल नहीं सकते। और ज़ुआंग बस शाओ से इसीलिए गुस्सा था क्योंकि उन्होंने बचपन से शाओ को इतना अच्छा ट्रीट किया और वो लोग हमेशा उसके साथ इतना ओपन माइंडेड रहे, लेकिन फिर भी शाओ ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया और ये सोचकर शादी कर ली कि उसके पेरेंट्स तो उसे डोंग से शादी करने से रोक देंगे, जबकि उसके मॉम डैड तो उसे सपोर्ट कर रहे थे। वो बस इतना चाहते थे कि शाओ उनसे कुछ भी सीक्रेट ना रखे, यानी कि अब वो शाओ पर गुस्सा नहीं थे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी होने वाला था। इधर हम टूनान को देखते हैं, वो अभी अपनी जॉब से लीव लेकर जल्दी से सूजों चला जाता है। उसे लगता है कि उसके मॉम डैड बहुत टेंशन में होंगे, पर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड आराम से आपस में बात कर रहे थे और वो लोग कोई स्वॉर्ड गेम भी खेलने जाने वाले थे, जहाँ पर टूनान को देखकर ज़ुआंग हुआंग से बोलता है कि वो लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे और अपने आप पर बहुत ही खर्चा करेंगे क्योंकि शाओ और टूनान उनकी सेविंग्स और सैक्रिफाइस डिजर्व नहीं करते। यानी कि अब भी ज़ुआंग बच्चों की तरह जिद कर रहा था और अपने ही बच्चों से गुस्सा हो रहा था, जिसके बाद टूनान शाओ को समझाने के लिए उसकी डॉर्मेट्री भी जाता है और उसके लिए घर का बना हुआ खाना लेकर आया हुआ था क्योंकि शाओ अब तक घर पर नहीं गई थी। टूनान फिर शाओ को समझाता है कि उसने पेंगफाई तक को शादी के लिए बता दिया था, तो वो टूनान से शेयर क्यों नहीं कर सकते थे। शाओ को टूनान से काफ़ी डांट भी पड़ती है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर इतना बड़ा स्टेप उठा लिया था, क्योंकि अब अगर डोंग शाओ को छोड़ गया तो उनका ब्रेकअप नहीं बल्कि सीधा डिवोर्स ही होगा। जिस पर शाओ टूनान से कहता है कि डोंग ऐसा लड़का नहीं है क्योंकि वो शाओ को पूरे दिल से चाहता है और इसलिए उसने अपने शेयर्स भी शाओ के नाम पर कर दिए थे। ये सुनकर टूनान शाओ को समझाता है कि अगर उसे डोंग पर इतना ही ट्रस्ट था तो वो दोनों शादी करने के लिए उनके ट्रांसफ़र होने का तो वेट कर ही सकते थे, जिसका जवाब शाओ नहीं दे पाती। लेकिन जाते जाते टूनान उसे एक रेड एनवेलप देकर जाता है और शाओ को उसे मैरिज गिफ्ट की तरह रखने को कहता है। यानी कि टूनान भले ही कितना भी गुस्सा कर रहा था पर उसे अपनी
अपनी सिस्टर की शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग जल्दीबाजी में एक फ़्लाइट बुक करके सुजाओ आ जाती हैं। वो ज़ुआंग फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आई थी, लेकिन एयरपोर्ट सर्विस अच्छे ना होने की वजह से कुछ पार्सल डैमेज हो गए थे। जिसके बाद वो हुआंग से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ हुआंग स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती हैं और सॉन्ग को देखकर वो काफ़ी खुश थी। वो लोग अब घर में जाते हैं और सॉन्ग उन लोगों को गिफ्ट्स देती हैं, जिसमें वो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेकर आई थी। लेकिन वहाँ पर उसे हुआंग का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लगता है, क्योंकि हमेशा तो हुआंग सॉन्ग को मिलती है, उसे बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन आज हुआंग बस सॉन्ग को पोलाइटली जवाब दे रही थी और पहले की तरह कुछ भी बोल नहीं रही थी। इसकी वजह से जुआंग हुआंग को अकेले में समझाता है। असल में हुआंग इसीलिए नाराज थी क्योंकि सॉन्ग अकेले आई थी और वो वूफांग और डोंग को साथ लेकर नहीं आई थी, यानी कि वो लोग इस मैटर को लेकर सीरियस नहीं थे। जिसके बाद शाओ भी घर पर आ जाती हैं। वो एकदम से सॉन्ग को मॉम बोलती है और डिनर टेबल पर भी वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और सॉन्ग शाओ को समझा रही थी कि वो ट्रांसफ़र लेकर जल्दी ही ग्वांगझू आ सकती है। लेकिन जुआंग उसे ये बोलता है कि वो 2 सालों तक यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन नहीं कर सकती, वरना उसकी वर्क प्रोफाइल पर असर पड़ेगा। ये सुनकर सॉन्ग शाओ को समझाने लग जाती है कि शाओ को अभी सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और दोंग भी ज़रूर अपना काम ख़त्म करके शाओ से मिलने जल्दी आएगा। ये सुनकर जुआंग डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। तभी दोंग का भी फ़ोन आ जाता है, जो अटेंड करने शाओ बाहर जाती हैं। तब हुआंग सॉन्ग से ये बात क्लियर करती हैं कि असल में शाओ और दोंग शायद कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए, क्योंकि जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा उन्हें अलग ही रहना होगा और उनका रिलेशनशिप इस तरीके से नहीं चलेगा। दूसरी तरफ दोंग भी शाओ को सूजो ना आने के लिए सॉरी कहता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिसके बाद वो शाओ को अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए बोलता है, क्योंकि एक टाइम था जब हुआंग और सॉन्ग बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर अब वो एक दूसरे से बात करने में भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। दूसरी तरफ टूनान लीजा के साथ ऑफिस में होता है। वो लीजिया को स्क्वाड लीडर बनने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर का दिन भी आ जाता है और शाओ घर के बाहर दोंग का वेट कर रही थी, पर दोंग ग्वांगझू से नहीं आता, जबकि उसे कल ही आ जाना चाहिए था। इसीलिए शाओ के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और शाओ भी अपने घर की किचन में पेंट करने लग जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अपने काम में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो आधा पेंट फ्लोर पर ही गिरा देती है। इसकी वजह से उसे नया पेंट लेने बाहर जाना पड़ता है। जैसे ही वो शॉप पर पहुंचती है तो उसे रहा नहीं जाता और वो सॉन्ग को कॉल करने लग जाती हैं। तभी उसके सामने दोंग आ जाता है, जो कि अपने साथ एक रोज़ बुके लेकर आया था। वो शाओ को बताता है कि तेज़ बारिश की वजह से उसकी फ़्लाइट डिले हो गई थी, इसीलिए वो कल नहीं आ पाया। लेकिन शाओ उससे गुस्सा नहीं होती और उसे हक कर लेती है। दोनों फिर अंदर जाकर टूनान से मिलते हैं। टूनान भी दोंग को देखकर खुश होता है और दोंग के पूछने पर बताता है कि किचन के रेनोवेट करने के बहाने वो शेनशन को सॉन्ग के घर से निकलवाना चाहता था, क्योंकि शेनशन प्रेग्नेंट थी और किचन में हो रहे पेंट की स्मेल की वजह से शेनशन को दिक्कत हो सकती थी। इसलिए वो वापस से डायरेक्टर लिू के घर चली गई और दोंग का घर भी खाली हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूनान शाओ को वहाँ से बाहर भेज देता है और दोंग को समझाता है कि वो शाओ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रहे, क्योंकि उन दोनों ने सीक्रेट मैरिज की थी, जिसके बारे में अभी तक एलए में किसी को भी नहीं पता। जब तक वो लोग दोंग और शाओ की ऑफिशियली सबके सामने वेडिंग अरेंज नहीं कर देते, तब तक उन्हें अलग ही रहना था। लेकिन वो शाओ और उनको साथ रहने का एक चांस देता है और कहता है कि दोनों साथ में किचन की सफाई ज़रूर कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग और जुआंग भी घर पर आ जाते हैं। हुआंग तो दोंग को देखकर खुश थी, लेकिन जुआंग का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। जिसके बाद शाओ जब घर से बाहर जाती हैं तो दोंग चुपके से उससे मिलने के लिए आ जाता है और उसे हैंड ग्लव्स भी गिफ्ट करता है। वो बताता है कि उसने शाओ को काफ़ी ज़्यादा मिस किया। अगले दिन दोंग फिर शाओ की फैमिली से बात करता है। असल में वो शाओ के जॉब ट्रांसफ़र की बात कर रहा था, लेकिन अब भी जुआंग शाओ के ट्रांसफ़र के लिए रेडी नहीं था। वो सब चाहते थे कि पहले दोंग भी शंघाई ट्रांसफ़र हो जाए और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करवाए, तभी वो शाओ को उसके साथ भेजेंगे, क्योंकि बिना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन के वो लोग कहीं पर भी सेटल नहीं हो सकते थे। यानी कि दोंग को 1 साल और शाओ का वेट करना था, पर वो वेट करने के लिए भी रेडी था। जहाँ पर हुआंग भी जब उसे मेलन सीड्स खाने के लिए सर्व करती हैं तो वो उनके इस जेस्चर की वैल्यू करने के लिए सारे मेलन सीड खा लेता है। ये देखकर वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका था और सभी लोग वापस अपनी जगह जाने वाले थे, यानी कि टूनान शंघाई और दोंग ग्वांगझू और शाओ अपनी यूनिवर्सिटी जाने वाली थी। जहाँ टूनान के जाने से पहले पेंगफाई से एक एडवर्टीजमेंट नोटिस लिखने में हेल्प मांगता है, क्योंकि पेंगफाई को अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक कंडक्टर और टिकट चेकर की ज़रूरत थी।
जिसके अगले दिन सभी लोग चले जाते हैं और हुआंग और जुआंग फिर से अकेले हो जाते हैं। हुआंग भी वापस से जॉब ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन एक दिन सारे वर्कर्स को हॉल में इकट्ठा किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी फैक्ट्री में कुछ नई मशीन्स को सेट किया जा रहा है और वो मशीन्स काफ़ी एडवांस थी, यानी कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत थी। इसलिए वो नए वर्कर्स को ओल्ड वर्कर्स के साथ रिप्लेस करना चाहते थे, यानी कि वो ओल्ड वर्कर्स को जॉब से निकाल रहे थे और रिटायरमेंट दे रहे थे। इसकी वजह से फैक्ट्री वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इन सब में से एक हुआंग भी थी, जो कि जॉब छिन जाने की वजह से काफ़ी दुखी होती है। वो घर पर भी ना ही खाना खाती है और ना ही किसी से बात करती है, जिसकी वजह से पेंगफाई और श्याओ साथ मिलकर हुआंग का ध्यान रखते हैं और उसे इमोशनल सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। पर हुआंग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, इसलिए जुआंग उससे बात करता है और उसे समझाता है कि हुआंग वैसे भी कुछ सालों में रिटायर होने वाली थी और अब वो आराम से घर पर रिलैक्स कर सकती हैं। जहाँ जुआंग ये भी बताते हैं कि पेंगफाई के पास हुआंग के लिए अच्छी जॉब है और वांग उसकी कंपनी में टिकट चेकर बन सकती हैं। शाओ के पास भी अच्छा आइडिया था। वो दोंग और अपने शेयर से स्कूल के बाहर एक स्टॉल लगा सकती थी, जिससे हुआंग संभाल लेती। लेकिन हुआंग ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी और उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद शाओ ये बात टूनान से भी शेयर करती हैं, पर टूनान अभी वापस से सुजा नहीं आ सकता था, क्योंकि वो ओवरटाइम कर रहा था। जिसके बाद ये बात दोंग से सोंग को भी पता चलती है और जब वो वूफांग को इस बारे में बताती हैं तो वूफांग सोंग से बोलता है कि उसे हुआंग को संभालने जाना चाहिए। इसीलिए अगले दिन सोंग सुजा चली जाती हैं और हुआंग से मिलती है। हुआंग उसे देखकर अपनी इमोशन कंट्रोल ही नहीं कर पाती और रोने लग जाती हैं। जिसके बाद सोंग उसे काफ़ी एनकरेज करती हैं कि वो फ्यूचर में कोई अच्छा काम ढूंढ लेगी और उसे फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले उसकी फैमिली में सभी लोग अर्न कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जुआंग भी जब घर पर आता है तो वो सोंग से हुआंग के बारे में बात करता है और सोंग सोच रही थी कि वो हुआंग को अपने साथ लेकर चली जाए ताकि गोंगजू में हुआंग थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाए। अब टूनान भी वापस से सुजाओ आ जाता है और जब वो एले में आता है तो देखता है कि फैक्ट्री से निकल जाने के बाद सभी लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान बेच रहे थे। टूनान अपने अंकल को एक्सेल करता हुआ देखता है। उसे उनके लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है, इसीलिए वो काफ़ी सारे एग्स उनसे खरीद लेता है। इसके बाद वो घर आता है तो वहाँ पर हुआंग और सोंग साथ में बैठे हुए थे और सोंग वेजिटेबल लेने के बहाने बाहर चली जाती हैं ताकि टूनान अपनी मॉम से बात कर पाए। और उनके जाते ही टूनान अपने ओवरटाइम से अर्न की हुई सेविंग्स अपनी मॉम को दे देता है और बोलता है कि वो अब से मॉम की फाइनेंशियली हेल्प करेगा और जब शाओ भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगी तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी। पर हुआंग वो पैसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो टूनान की ग्रैंडमा जैसा नहीं बनना चाहती थी जो कि अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डाले, क्योंकि उनकी खुद भी लाइफ थी और अगर वो अपनी मॉम को ही पैसे देते रहे तो एक दिन उनके खुद के बच्चे भी उन्हें हेट करने लग जाएंगे, जैसे कि टूनान और शाओ को अपनी ग्रैंडमा पसंद नहीं थी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सोंग वापस से गोंगजू जा रही थी और वांग उसे स्टेशन तक ड्रॉप करने जाती है और सोंग वांग से कहती है कि काश वो दोनों एक बार फिर से साथ में नेबर्स बनकर रह पाते। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि वांग पेंगफाई के साथ जॉब करने के लिए रेडी हो जाती हैं और वो पेंगफाई की बस में टिकट चेकर बन जाती हैं, जिस जॉब से वो काफ़ी अच्छा और फ्री फील कर रही थी। दूसरी तरफ टूनान और लीजा को भी शंघाई में अपने लिए एक नया घर लेना था। टूनान का तो हमेशा से ही सपना था कि वो अपना घर खुद डिज़ाइन करे, इसीलिए वो दोनों अपने एक कलीग के साथ मिलकर फ्रीलांस जॉब भी स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। इसकी वजह से वो वापस से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे और लीजा को भी रियलाइज़ हो गया था कि वो भी टूनान को पसंद करती है, इसीलिए वो उसी वक्त टूनान के ऑफिस भी चली जाती है उसे मिलने के लिए। लेकिन जब टूनान उसके सामने आता है तो वो उसे कुछ बोल ही नहीं पाती। सीन अब दोंग पर आता है। उसने अपनी जॉब में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है और उसे शंघाई में ट्रांसफ़र मिल जाता है, यानी कि वो शाओ के साथ शंघाई में शिफ्ट हो सकता था। फिर वेकेशन में दोंग से मिलने के लिए शाओ भी शंघाई आती हैं। दोनों एक अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं और साथ मिलकर उसे डिज़ाइन करते हैं। शाओ के पेरेंट्स और टूनान भी दोंग का रेंटेड हाउस देखने के लिए जाते हैं और ये देखकर काफ़ी खुश थे कि दोंग ने इतनी यंग एज में ही इतना अच्छा घर अफोर्ड कर लिया। शाओ ने दोंग को चूज़ करके काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया था, जहाँ वो सभी लोग साथ में बैठकर लंच भी करते हैं और जुआंग और हुआंग टूनान को भी यही समझाते हैं कि वो भी सोच समझकर अपने लिए घर खरीदे, क्योंकि शंघाई के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे और वो चाहते थे कि टूनान भी जल्दी से अपने लिए कोई पार्टनर देखकर एक नया घर खरीदे और सेटल हो जाए, जिसके लिए टूनान भी हाँ करता
जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।